हम आज हिंदी में वर्णमाला के जो स्वर थे उसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में जो है व्यंजन आज उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वर मैंने पढ़ाया था, उसके बाद यहाँ पे स्वर में हम कुछ जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मैंने बताया था। एक मात्राओं के आधार पे बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, और तीसरा मैंने बताया था जिह्वा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों के बारे में हमने अच्छे तरीके से जान लिया। उसमें फिर एक बात आई थी संयुक्त स्वर कितने होते हैं, वो भी बात हमने अच्छी तरीके से सीखा। तो आइए सबसे पहले अब व्यंजन जानते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो टोटल वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। कितने होते हैं, 33 टोटल हमारे क्या होते हैं, व्यंजनों की क्या होती है, संख्या होती है। तो आइए हम व्यंजन का जो वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन किया गया वह किस तरीके से किया गया। हमने कहा व्यंजन का जो वर्गीकरण किया गया है, क्या किया गया है, व्यंजन का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो व्यंजन का वर्गीकरण 5 चरणों में किया गया है, उसको हम देखेंगे। मैंने कहा था उसकी मैं ट्रिक दिखाऊंगा। तो आइए हम पहले ट्रिक देखते हैं क्या है। मैंने कहा एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे लिखा, क्या, क च ट त प। क्या मैंने लिखा, ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई छोटी सी, क च ट त प। ये क्या हो गई। अब आइए इससे हम वर्ड जो व्यंजन है उसको क से मतलब क्या होता है, क वर्ग। क्या होता है, क वर्ग। उसके बाद उसमें बोला है च, तो मतलब च वर्ग। उसके बाद फिर उसमें आया ट, मतलब ट वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आया त अर्थात त वर्ग। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प, उसका मतलब प वर्ग। अब हम लोग जानते हैं कि क वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं। तो क वर्ग में कौन कौन आता है, क आता है, फिर ख होता है, ग, फिर घ, फिर अंगा होता है। उसके बाद फिर च में भी वैसे होते हैं, च, छ, उसके बाद ज होता है, उसके बाद झ होता है, उसके बाद क्या होता है, ञ होता है। उसके बाद ट वर्ग में आते हैं तो ट होता है, एक थ होता है, एक ड होता है, एक ढ से ढकना होता है, और एक इस तरह का अड़ा होता है। उसके बाद फिर त वाले में आते हैं, एक त होता है, त के बाद थ, उसके बाद द, उसके बाद ध से धनुष, उसके बाद लास्ट में न आता है। उसके बाद प वर्ग में भी वैसे आता है, एक प होता है, प फ होता है, उसके बाद ब आता है, भ और म। इस तरह से इतने वर्ड होते हैं। एक क्या हो गए, वह व्यंजन का वर्गीकरण मैंने किया कितने भागों में, तो 5 भागों में। सबसे पहले उसकी ट्रिक हो गई क च ट त। क च ट त का मतलब हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, लास्ट में आता है क्या, प वर्ग। अब बात आती है कि जो लास्ट में इसके होते हैं क्या, अनुनासिक या पंचमा अक्षर जिसे हम कहते हैं लास्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा ये लास्ट का अंगा और इसका इया, अड़, न, म, इन सबका उच्चार स्थान क्या होता है। जैसे मैंने स्वर में भी उच्चार स्थानों का नाम लिखवाया था, तो इस तरह से इसमें इनको क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर कहते हैं, अनुनासिक अर्थात क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसका उच्चार अनुनासिक या पंचमा अक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर। उसके बाद या तो फिर इसका उच्चार स्थान क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं अनुनासिक, मतलब नाक प्लस मुख दोनों से आवाज आती है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान नाक प्लस मुख। किसका आ गया, नाक प्लस मुख। जैसे मैंने कहा अंगा, जो है कि इसकी आवाज देखिए नाक से भी आ रही है और मुख से भी आ रहा है। अंगा झन दिन कर रहा है, नाक से भी आ रही है और मुख से भी आ रहा है। इसका मतलब जो 5 अक्षर अंगा, य, अड़, न, म, ये सब क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जिसे हम पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक प्लस मुख होता है। तो आइए का वर्ग का भी उच्चारण स्थान कुछ होता होगा। क्या होता है उच्चारण स्थान, जो का वर्ग होता है उच्चारण स्थान देखिए क, ख, कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। अर्थात जो एक का वर्ग होता है उसका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है।
कंठ, ये कंठ आप बोल सकते हैं, या कंठ। उसके बाद जो च आता है, च का देखिए च छ, दांत के ऊपरी वाले भाग में जाके जीभ क्या हो रही है, टकरा रही है, उसे हम कहते हैं क्या, तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य। उसके बाद देखिए ट, टा जो होता है तालु के और ऊपरी भाग में जाके वहां पे जीभ टच कर रही है, ट ठ, एकदम जीभ एकदम लड़ुड़ा जा रही है, अर्थात जो जैसे सर्प होता है ना वो एक तरफ ऐसे मुड़ जाता है, उसी तरह देखिए स्प्रिंग की तरह आपकी जीभ पूरा ऊपर जाके सटेगी, ट ठ एकदम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, मूर्धा होता है, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। मूर्धा भी बोला जाता है या मूर्धन्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है त, क्या आता है, त। त देखिए कहाँ पे जा रहा है, त जीभ आपकी कहाँ जाके सट रही है, दांत पे, उसे हम कहेंगे क्या, दंत कहते हैं या तो दांत, दंत। उसके बाद लास्ट में आता है क्या, पो। देखिए प कहाँ से निकल रहा, प फ, ओठ क्या हो रहा है आपका, सट रहा है फिर खुल रहा है, मतलब ओठ, इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ या ओठ, ओष्ठ। अब देखिए मैंने क्या, व्यंजन का क्लासिफिकेशन किया अर्थात वर्गीकरण किया, तो 5 भागों में हमने सीखा क्या, क च ट तप। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। उसी प्रकार से त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर कहेंगे प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और फिर लास्ट में आता है अंगा, इया, अड़ा, न, मा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक प्लस मुख होता है। आइए हम इसमें से कुछ और व्यंजनों का क्लासिफिकेशन और तरीके से करते हैं। जैसे मैंने स्वर में किया था मात्राओं के आधार पे, उसी प्रकार आइए व्यंजन में भी होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक उष्म व्यंजन होता है, तीसरा अंतस्थ व्यंजन होता है। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए मैंने कचटतप के बारे में पूरा बढ़िया से बता दिया। अब आइए एक नोट लगाइए यहाँ पे। मैंने एक नोट लगाया, क्या लगाया, ऐसे नोट यहाँ पे चिपका दीजिए, 20 की नोट यहाँ पे 20 की नोट चिपका दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 20 की नोट का कीमत देखिए कितना होगा। मैंने कहा था कचटतप जो होता है, क वर्ग च वर्ग, उन सब में टोटल 5 वर्गों में कितने व्यंजन आते हैं। तो हमने देखा क्या कि जो लंबाई होती है अर्थात जो चौड़ाई होती है, हम यहाँ पे क्या, स्पर्शी व्यंजन, क्या लिखेंगे, स्पर्शी व्यंजन कितने थे, तो क वर्ग में 5 होते हैं। क वर्ग में कितने होते हैं, 5, क ख ग घ अंगा 5 हो गए, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद मैंने एक ट्रिक बताया था, क च ट त प 5 वर्ग में आता था, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, टोटल हो गया कितना, 25। क्या हो गया, टोटल 25। उसके बाद स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, डायरेक्ट 25 होते हैं। उसके बाद एक चीज और, उसमें से 5 मैंने ऐसे माइनस कर दिया था, क्या किया, 5 माइनस कर दिया, तो कितने आ गए, 20। हमारा जो आंसर, करेक्ट आंसर होता है वो कितना होता है, स्पर्शी व्यंजन 20 होते हैं। लेकिन स्पर्शी व्यंजन में 5 क्यों माइनस किया गया, तो ये जो 5 मैंने माइनस किया, इसी का क्या ये था, निरानुसार, निरानुनासिक, मतलब ये जो 5 वर्ड थे ये नाक के उच्चारण स्थान से, नाक और प्लस मुख से थे, इसलिए इनको 5 लोग को क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। इसलिए इसमें से 5 निकल जाते हैं, कितना बचता है, 20, अर्थात स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब आइए हम चलते हैं एक जो सबसे यहाँ पे होता है, अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है, क्या होती है, इनकी जो संख्या होती है, क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, या होता है। दूसरे नंबर पे र होता है। उसके बाद ल होता है। उसके बाद क्या होता है, व। मैंने देखा यहाँ पे एक या होता है, एक र होता है, एक ल होता है, एक व होता है। अब क्वेश्चन एक और पूछता है यहाँ से कि इसमें कौन सा प्रकंपित होता है या कौन लुंठित होता है। हमने कहा जो आर होता है, जो यह है, मैंने यह यहाँ पे किया। उसके बाद जो वह है, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। क्या होता है उसका नाम, हमने कहा इन दोनों को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या होता है, अर्ध स्वर कहा जाता है।
उसके बाद जो र होता है इसे क्या कहते हैं, ये लुंठित होता है। क्या होता है, लुंठित होता है, या तो इसे प्रकंपित भी कहते हैं। क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित होता है। उसके बाद ल की बात आती है, तो ल जो होता है वो होता क्या है कि ईसत इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसत, या इसको कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं, पार्श्विक। ये देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। पहला होता है या, र, ल, वा। या और व जो होता है उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। र जो होता है लुंठित होता है या प्रकंपित होता है। जो ल होता है वो ईसत होता है या तो पार्श्विक होता है। क्वेश्चन आता है कि ल जो है वह ईसत है, फिर बोलेगा अर्ध स्वर है, उसी प्रकार फिर बोलेगा लुंठित है, या इनमें से कोई नहीं। हमको जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि यह अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, उन चारों का नाम क्या है। उसके बाद आइए हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। जो ऊष्म व्यंजन होता है, आइए उसकी संख्या जानते हैं। हमने अंतस्थ व्यंजन की जो संख्याएं थी उसको जान चुके हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्याएं क्या होती हैं, 4 होती है। इसकी भी क्या संख्या होती है, 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं आइए हम उसको जानते हैं। हमने कहा इसमें भी 4 नंबर होते हैं। सबसे जो फर्स्ट नंबर होता है, हम लोग स से सलगम जानते हैं। क्या जानते हैं, स से सलगम होता है एक। उसके बाद कौन सा होता है, छोटा सा होता है एक। फिर उसके बाद वो मूर्धन्य सा या पेटफरवा सा कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है हाँ। क्या होता है, हाँ। अब जैसे हमने उसमें भी बताया था य और व जो होता है उसको अर्ध स्वर कहते हैं, उसी प्रकार इन सब के भी बारे में जानेंगे। तो जो स से सलगम होता है इसको, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य होता है। और जो ए सा होता है इसका क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत। उसके बाद पेटफरवा स होता है, जो स से षट्कोण वाला, इसका मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। उसके बाद जो ह कहाँ से आता है, काकल्य। ह का जो होता है क्या, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी। इसका देखिए हमने क्या कहा कि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। जो स होता है, एक स से सलगम, देखिए कहाँ जा रहा है, सलगम, दांत के ऊपर ही तरफ जाके सट रहा है, सलगम, इसलिए उसके तालु हो गया। उसके बाद देखिए स से होता है ना, सपेरा, सपेरा, वो दांत पे जाकर टच हो रहा है। ये जो होता है स से षटकोण, देखिए जीभ जा कहाँ पे सट रही, जाके षटकोण जाके सट रहा है एकदम मूर्धन्य में, उसे मूर्धन्य बोलेंगे। उसके बाद देखिए ह, इसे हम किसी को पुकारने में लगाते हैं, कहते हैं हे। देखिए वहां पे आवाज जो हो यंत्र की तरह बज रही, बार बार कंपन हो रही है, हे, इस तरह से उसको बुलाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, काकल्य या स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। उसके बाद एक उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उसी उत्क्षिप्त व्यंजन को हम लोग कहते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरे में, द्विगुण, द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी जो संख्याएं होती हैं उनकी 2 होती है। एक ऐसे ड होता है और एक ढ से ढकना वाला होता है। ये 2 बस होते हैं। कितने होते हैं, एक ड होता है और ढ होता है। तो हमने उच्च व्यंजन सीखा, अंतस्थ व्यंजन सीखा, उसके बाद द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन सीखा। आइए अब चलते हैं एक संयुक्त व्यंजन के बारे में सीखते हैं। जैसे हम संयुक्त स्वर सीखे थे उसी प्रकार सीखेंगे संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे हम देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब 2 वर्णों के योग से मिलकर किसी अन्य वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, इनकी संख्याएं क्या होती हैं। हमने कहा इनकी संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 से क्षत्रिय वाला, 6 से क्षत्रिय वाला। उसके बाद एक आता है त्र, क्या होता है, त्र से
त्रिशूल। उसके बाद क्या आता है, ज्ञा से ज्ञानी। उसके बाद आता है एक श्र से श्रमिक। इस समय जो श्रमिक कार्ड बन रहा है वही श्र से श्रमिक। अब हमको इसके बारे में क्या जानना है कि ये किससे संयुक्त व्यंजन बने हैं डिफिनीशन के हिसाब से। डिफिनीशन ने क्या कहा कि बोला है डिफिनीशन कि दो वर्णों के योग से मिलकर बनने वाले नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अर्थात जो छ है ये किसी दो से मिलकर बना होगा। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। जो छ है वो मिलके किससे बना है, आधा का प्लस मूर्धनी स। तो क्वेश्चन कभी आता है आधा का प्लस सा से बनने वाला कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, ऑप्शन में देगा त्र ज्ञा श्र, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो कोई भी मार के चले आएंगे। तो देखिए जो त्र होता है ये भी किसी से बना होगा। तो त्र जो होता है आधा ता मिलके और प्लस र, त्र हो गया। उसके बाद जो ज्ञा से ज्ञानी होता है ये भी किसी से बना होगा, एक ज का आधा और प्लस इया, ये दोनों लोग मिलके बनते हैं। उसके बाद आता है श्र से श्रमिक वाला, ये भी स से सलगम वाला मिलता है, स से सलगम वाला। और उसके बाद मिलता है र। देखिए संयुक्त व्यंजन किन किन सब वर्डों से मिला। तो एक वर्ड का प्लस स का होता है छ, आधा त प्लस र का त्र, ज प्लस इया का ज्ञा, उसके बाद स प्लस र का स्र। इस प्रकार से हमने व्यंजन पूरी तरीके से क्या किया, पढ़ा। अब आएंगे हम अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। इसके बाद वर्णमाला की पूरी टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। हम अल्प प्राण यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे उसमें कौन सा कैसे ट्रिक लगेगा, ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करने का ट्रिक होता है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। तो देखिए यहाँ पे हम अल्प प्राण के बारे में सीखते हैं। अल्प प्राण होता क्या है, अल्प प्राण जिसे कहते हैं हम कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ ध्वनियां अल्प प्राण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ ध्वनियां क्या कहलाती हैं, अल्प प्राण कहलाती हैं। वर्ग मैंने लिखवाया था, वर्ग मैंने व्यंजन स्टार्ट किया, लिखवाया कि क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत आता है क, फिर आता है ख, उसके बाद आता है ग, उसके बाद आता है घ, उसके बाद आता है अंग। क्या आता है, अब इसने बोला है कि प्रत्येक वर्ग का मतलब चा वर्ग भी आएगा, टा वर्ग भी आएगा, कोई भी वर्ग आएगा उसका पहला, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा के बाद भी उसने बोला अंतस्थ ध्वनियां जो होंगी वह क्या होंगी, अल्प प्राण होंगी। मतलब यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ ध्वनियां, अंतस्थ अर्थात अंतस्थ व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। यह क्या हो गया, हमारा अल्प प्राण हो गया। ये देखिए ट्रिक बन गई, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। कितनी खतरनाक ट्रिक हो गई, 135 प्लस अंतस्थ ध्वनियां क्या होती हैं, अल्प प्राण होती हैं। देखिए कैसे, पहला हो गया, यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा। तो जो अल्प प्राण होता है वो पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है। 135 प्लस अंतस्थ ध्वनियां, 135 प्लस अंतस्थ ध्वनियां में आता है कौन कौन सा है, 135 में हम पहला लेते हैं का आता है, तीसरा पे ग आता है, उसके बाद पांचवा पे अंगा आता है, उसके बाद प्लस अंतस्थ ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां की मैं बात करूं तो या होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये सब क्या हो गए, अंतस्थ अल्प प्राण की देखिए ट्रिक हो गई, 135 प्लस अंतस्थ ध्वनियां। तो 135 में कौन कौन से आ सकते हैं, क ग अंग या र ल व। उसके बाद चा वर्ग की बात करेंगे तो उसमें चा आ जाएगा, छ छोड़ के जा आएगा। पहला, तीसरा, पांचवा हमेशा अल्प प्राण होता है। अब आइए महाप्राण पे हम चलते हैं, महाप्राण की भी ट्रिक हम बताएंगे कैसे उसको याद किया जा सकता है। बस अल्प प्राण की ट्रिक आपको याद करना है, 135 प्लस अंतस्थ अल्प प्राण होता है हमेशा, 135 प्लस अंतस्थ हमेशा अल्प प्राण होगा। तो आइए हम चलते हैं, अब महाप्राण कैसे याद किया जाएगा उसकी ट्रिक सीखते हैं।
यहाँ पे देखिए महाप्राण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा एवं उसमें व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। हमने बताया प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग हमने इसीलिए पहले ही लिखा दिया था, क च ट त प, वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। मैंने एक मान लिया क वर्ग का, पहले हम लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। क वर्ग का जितने भी वर्ड होते हैं, मैंने लिखा एक क होता है, दूसरा ख होता है, तीसरा ग होता है, फिर घ होता है, एक अम्मा होता है। यही होते हैं क वर्ग में। हमने इसका नंबर डाल दिया, यहाँ पे 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया, और एक 5 हो गया। हमने देखा क वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, तो 5। लेकिन डिफिनीशन के हिसाब से महाप्राण जब निकालना तो उसमें बोला दूसरा वर्ग और चौथा, दूसरा और चौथा। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक बनाया, 24 प्लस उष्म व्यंजन, क्या हो गया, प्लस उष्म व्यंजन, ये सब क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। 24 प्लस उष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। मैंने जैसे कहा लिख लेते हैं उष्म व्यंजन में महाप्राण में कितने हुए, तो यहाँ पे ख दूसरे नंबर पे, हमने यहाँ पे ख लिखा, यहाँ पे चौथे नंबर पे घ हो गया, मैंने घ लिख दिया। और प्लस उष्म व्यंजन के बारे में लिखना, तो उष्म व्यंजन मैंने इसके पहले पढ़ाया, तो जिसमें आता है एक स से सलगम, उसके बाद छोटा सा, उसके बाद मूर्धन्य सा, उसके बाद ये सब क्या हो गए, अब हमारे महाप्राण के वर्ड हो गए। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कभी दे देगा कि ख, ऐसे ख दे देगा, बोलेगा ये कौन सा अल्प प्राण है या महाप्राण है ऑप्शन में, फिर नीचे देगा अघोष कि सघोष, उनमें से कोई नहीं। तो जब आपको पता होगा कि ख कौन से नंबर पे आता है, बोलेंगे दूसरे नंबर पे, तो आपको कोड पता होना चाहिए। 2 और 4 जो अर्थात 24 होता है, वो कौन होता है, महाप्राण होता है। तो इस टाइप से आइए हम इसको दोनों अल्प प्राण और महाप्राण उसको डायग्राम से भी सीख लेते हैं, दोनों एक साथ ट्रिक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइए हमने क्या क्या पढ़ा दिया, बोला अल्प प्राण, क्या बोला था मैंने, अल्प प्राण। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाने के लिए कहा, मैंने फिर पढ़ाया महाप्राण। मैंने 2 चीज पढ़ाया, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। हमने इसको ऐसे एक ब्रैकेट में क्या किया, बना दिया। अब हम अल्प प्राण की डिफिनेशन में क्या पढ़े हैं, तो हम कहेंगे अल्प प्राण की जो ट्रिक थी उसमें हम सीखे हैं कि 100 क्या होता है, 35 होता है। अल्प प्राण की ट्रिक हमने सीखा 135, उसके बाद प्लस अंतस्थ व्यंजन होता है, क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद हम कहेंगे जो महाप्राण मैंने सीखा उसकी ट्रिक होती है 24 और प्लस उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ये हमारा देखिए अल्प प्राण और महाप्राण हम चुटकियों में यहाँ पे समाप्त कर दिए, बिना लिखे कुछ कहे आप ऐसे डायग्राम से लिख लीजिए। इसको याद रखिए कि जो अल्प प्राण होता है 135 प्लस अंतस्थ, जो महाप्राण होता है वो 24 प्लस उसमें व्यंजन। अब कोई भी वर्ग हो, जैसे मैंने कह दिया टीटा वर्ग, मैंने ट लिख दिया, थ लिख दिया, ऐसे ड लिख दिया, ढ से ढकना लिख दिया, अ से अड़ा लिख दिया। अब इसमें बोलेगा अल्प प्राण कौन कौन सा, तो आप नहीं लिख सकते हैं कि 135 है मतलब 1 पे आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, मतलब ट और ड से डमरू और अड़ा, ये सब क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण। अगर कोई पूछ दे उसमें आपसे महाप्राण उसमें कौन सा है, तो आपको ट्रिक पता है कि 24 होता है, मतलब ये दूसरा हो गया, ए यहाँ से ठ और ढ से ढकना, एक क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी निकाल सकते हैं, किसी भी वर्ग का हो वो निकाल के आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम बेसिक ट्रिक पे ही सीखेंगे। 2 और टॉपिक बचा है, अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, लास्ट व्यंजन का मतलब वर्णमाला का सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए अघोष और सघोष हमने यहाँ पे लिखा है। क्या अघोष क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और जो स होता है स स फ अघोष कहलाता है। उसके बाद हमने इसमें कहा कि जो पहला और दूसरा अर्थात कोई वर्ग मैंने लिखा, जैसे मैंने का वर्ग ही लिया, का वर्ग का मैंने अक्षर लिखा, क होता है, ख होता है और ग होता है, फिर घ होता है और अम्ना होता है, मैंने लिखा। फिर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा,
पहला मतलब क, दूसरा मतलब ख। हमने ट्रिक क्या बनाया, 12 प्लस उसके बाद जो ये वर्ड लिखे हैं स, फिर स और फ, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इनको याद करना है। ये जो बाद वाले हैं स फ, ये याद रहना चाहिए। अघोष में होते हैं स फ और प्लस 12 कोड होता है। 12 क्या होता है, 12 प्लस स फ होता है। उसी प्रकार सघोष में भी हमको याद रखना है कि जो दूसरा होता है, पहली बात तो दूसरा, पहला और दूसरा उसमें हो गया। अघोष में तो इसमें कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और पांचवा आएगा। प्लस उसके बाद जितने भी इसमें लिखे जाते हैं उसको याद करना पड़ता है। ई, ध से ढक्कन, फिर ज आता है, फिर य, र, ल, वा, फिर ह। ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इनको याद करना पड़ेगा। कोड 345 याद होना चाहिए। फिर ईड़, ईड़, ज, य, र, ल, व, ह होते हैं। उसके बाद भी कुछ और होते हैं, नोट में उसको करके हम लिखेंगे। क्या, यहाँ पे नोट हम ऐसे लिखे हैं, नोट क्या लिखना है, नोट में एक चीज लिख लेना है कि हम जो लिखते हैं एक ऐसे ज होता है और एक ह होता है। इन दो वर्डों के आगे यहाँ पे एक हम कभी कभी बिंदी देखते हैं। क्या देखते हैं, ऐसे बिंदी और ए भी बिंदी होती है। यह भी क्या होते हैं, सघोष ही होते हैं। जैसे हम अगर आजमगढ़ शुद्ध लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आजमगढ़, ऐसे मैंने लिखा आजमगढ़। इसको सब लोग लिखते हैं। यहाँ पे अगर बिंदी यहाँ पे हो जाती है तो उसको पढ़ते हैं आजमगढ़। क्या पढ़ते हैं, आजमगढ़। लेकिन अगर यही बिंदी नहीं रहती है तो शुद्ध शुद्ध हम पढ़ते हैं आजमगढ़, आजमगढ़ कहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये बिंदी होती है उसका शुद्ध नाम हो जाता है आजमगढ़। क्या होता है, आजमगढ़। इस प्रकार से जो भी वर्ड है हमने अघोष सघोष बढ़िया से पढ़ा, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा, व्यंजन के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से सीखा, स्वर के बारे में पूरे अच्छी तरीके से हमने सीखा। तो अब इसके बाद व्यंजन वर्णमाला जो होता है वो पूरी की पूरी टॉपिक हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके बाद कुछ हम पढ़ेंगे, क्या हो सकता है कि हम वर्ड के बारे में बताएं, अर्थात शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं। अगले वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारी इसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों का प्रदर्शन हिंदी में कैसे किया जाता है। जैसे आलेख बोलते इस समय सब लोग बोलते हैं पूर्ण विराम, तो कैसे उसका चिन्ह होता है। इसी प्रकार से हम हर एक चिन्ह के बारे में पहले सीखेंगे। उसको हम एक वीडियो अलग बना के डालेंगे, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो होगी। उसमें हम सीखेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे होता है और कैसे किया जाता है। तो बस वर्णमाला समाप्त हो गया। और इससे पहले वीडियो को बंद करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट भी करें कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक यू क्लास।